Hello students, today we are going to learn about the third part of the electricity and its effect. So in this sessions we will be learning about basically Ohm's law and from Ohm's law the relation between current, potential difference and the resistance, and next we will learn about the resistivity of a conductor. Okay, and the classification of conductor depend on resistivity. These things we will learn. Let's get started. Initial, first of all, we can see here this is simple volta cell which was already explained in previous lecture. You can see, and there I have just simply I have given some basic concept about the simple volta cell. It basically it is this is called basically cell because it work as like a cell. यहाँ पर देखो ये फिगर एक्चुअली बहुत पहले हम लोग देख चुके हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे. इलेक्ट्रोलाइसिस में तब क्या था बेसिकली, इस प्लेस में इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग बैटरी यूज किए थे या सेल यूज किए थे और करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा था. हम इसको बेसिकली ऑब्जर्व किए थे. बट यहाँ पर कोई सेल इंक्लूडेड नहीं है. यहाँ पर इस सेल के जगह में बल्ब लगा दिया गया है और इस बल्ब बेसिकली ग्लोन ऑफ होगा ड्यू टू दिस वोल्टा सेल. ओके सॉरी, दिस वन. सो यहाँ पर देखो ये खुद एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसको वोल्टा सेल बोला जा रहा है. एंड क्योंकि साइंटिस्ट वोल्टा जो है इसका पहला डिस्कवर किए थे और ऑब्जर्व किए थे इस चीज़ को, इसीलिए वोल्टा सेल बोला जा रहा है. और इसमें से जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. अगर इसके अंदर कोई एसिड रहता है वो अपने आप जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हम देख रहे हैं जो कि दोनों अलग अलग मटेरियल से बना होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. उसके वजह से यहाँ पर देखो बल्ब ग्लो हो रहा है. और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या देखें, यहाँ पर बैटरी दिए थे हम ताकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो और जो भी मटेरियल यहाँ पर होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल कहते हैं और वो डिसोसिएट हो जाता है. तो नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में. ओके, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स में हम पहला देखेंगे सेल को. ऑलरेडी हम बहुत पहले ही जानते हैं क्या कुछ चीज़ों के बारे में. जैसे सेल को इस तरह से डिनोट किया जाता है, प्लस माइनस, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा. फिर अगर जो बैटरी होता है 2 सेल का बैटरी इस तरह से, अगर 3 सेल होता है सिमिलरली और एक सेल इधर जोड़ देंगे जो कि इसके नेगेटिव के साथ, जिस तरह से यहाँ पर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ा हुआ है, दूसरा तीसरा सेल भी इसी तरह से ही ज्वाइन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. अब लैंप या तो बल्ब, उसको हम इस तरह से जनरली इसका सिंबल जो है ये है. ये दोनों में कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो कनेक्टिंग वायर्स, जनरली ये लाइन से डिफाइन किया जाता है, बस लाइन. नेक्स्ट देखो वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, मतलब दो वायर अगर क्रॉस कर रहा है उसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं. मेनली इसको जंपिंग कहते हैं. तो वायर जंपिंग है ये बेसिकली, तो इसके ऊपर से जंप करके जा रहा है तो इसमें कनेक्शन समझेंगे कि ये ऊपर से गया है लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है इन दोनों वायर के बीच में. अब देखो वायर अगर कनेक्टेड होता है, दोनों एक साथ कनेक्टेड होता है, ऊपर से जा रहा है फिर भी दोनों का कनेक्शन है, इधर से जो है और इधर से जो कनेक्शन है, तो उसको जनरली डॉट से डिफाइन किया जाता है. अब देखो फिर से फ्यूज किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये है फ्यूज का सिंबल. एंड हम जानते हैं बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो हमारे घर पे है उसमें इस तरह का फ्यूज देखने को मिलता है. और या तो इस तरह का फ्यूज बोर्ड में भी होता है और भी मेन फ्यूज के जगह में जो मीटर के आसपास जो मेन फ्यूज होता है वहाँ पर भी इस तरह का फ्यूज लगाया जाता है. अब देखो फिक्स रेजिस्टेंस और कंडक्टर या फिक्स रेजिस्टेंस किसको कहेंगे, मतलब उसका जो सिंबल होगा वो ये होगा इस तरह का, या तो इसको यूज कर सकते हैं या तो इसको यूज कर सकते हैं. ये रजिस्टर बोला जाता है और इसके वैल्यू जो है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है. तो ये फिक्स्ड वैल्यू जिसका होता है. अब देखो इसी को ही मतलब इस तरह से दिखता है बेसिकली रेजिस्टर्स.
तुम लोग देखे होंगे बहुत सारा सर्किट्स में इस तरह का रेजिस्टेंस होता है। अब देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस वेरी किया जा सकता है। तुम लोग जानोगे कि ओके हम बता रहे हैं, तो पहले सिंबल्स देख लेते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ये इस तरह से एरो साइन से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि इस एरो देने का मतलब है इस एरो इधर से उधर मूव कर सकता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसी तरह से ये भी उसका मतलब कि इसको घटा या बढ़ाया जा सकता है। अब देखो इस तरह का वॉल्यूम तुम लोग देखे होंगे, जो कि फैन के रेगुलेटर में कभी कभी लगाया जाता है, टेप टीवी एंड रेडियो के वॉल्यूम में लगाया जाता है। तो इस तरह का वॉल्यूम जो यूज किया जाता है तो वो बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है और कुछ नहीं, जिसको रेगुलेटर कहते हैं हम। तो ये जो है ये एक तरह का रेगुलेटर है और वो एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करता है। जैसे फैन का रेगुलेटर में तुम लोग देखोगे कि फैन का जैसे ही उसको हम घुमाएंगे तो वो बेसिकली उसको टर्न कराएंगे, बेसिकली वो धीरे होता है, स्लो होता है या तो फास्ट होता है। तो स्लो फास्ट होने का वजह वही है कि हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है या घटा रहा है वहाँ पर, और उसके वजह से उसके थ्रू करंट जो है उसका अमाउंट कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से उसका स्पीड या फैन का जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। अब देखो और क्या है, प्लग की जनरली स्विच जिसको कहते हैं, तो उस तरह का उसको बेसिकली की कहा जाता है। तो प्लग की किसको कहा जाता है, देखो ये है प्लग की, ये जनरली लेबोरेटरी में यूज होता है। और अगर ये ओपन रहता है, मतलब इसका दोनों के ये दोनों पॉइंट है, टर्मिनल है और इसके बीच में इसी से ही कनेक्ट किया जाता है, तो ये खुला है, इसका मतलब ओपन की इसीलिए कहा जा रहा है, मतलब स्विच ऑफ है। अब प्लग अगर क्लोज की होता है तो इस तरह से बीच में डॉट दिया था हम जानते हैं, और इस तरह का की बेसिकली प्लग की कहा जाता है, जो कि बीच में लगा हुआ है देखो, और इसको ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, स्विच ऑन है इसमें बेसिकली, तो इसको क्लोज की बोला जाता है। नेक्स्ट देखो स्विच जो कि ओपन, जो कि हम हमारा बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो होता है उसका सिंबल जो है इस तरह से, ये सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल है, जब हम सर्किट बनाएंगे ये सभी में इस तरह का सिंबल हम यूज करेंगे। तो ये ओपन है मतलब जब स्विच ऑफ है, ओके। तो नेक्स्ट स्विच क्लोज है, तो क्लोज का सिंबल इस तरह का होता है, और क्लोज मीन्स ऑन है स्विच, ओके, इसको रिमेम्बर करेंगे। अब देखो वोल्टामीटर, वोल्टामीटर को जनरली वी से इस तरह का ये दिया जाता है, ये यहाँ पर देखो इस तरह का जो है सिंबल से डिनोट किया जाता है, और इसमें प्लस माइनस ऑफ कोर्स होता है, ये ध्यान में रखना है। और इस तरह का दिखता है जनरली लेबोरेटरी में, इस तरह का वोल्टामीटर यूज होता है। अब एमीटर देखो, एमीटर जो कि ये एमीटर का सिंबल्स है, ए लिखा रहता है और जिसका प्लस माइनस इसका भी होता है, और ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दिखने में होता है। अब देखो गैल्वेनोमीटर, ये अच्छा ये वोल्टामीटर क्या होता है हम पहले तो बता चुके थे कि वोल्टामीटर जनरली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, और इसमें देखो एमीटर जनरली करंट थ्रू द सर्किट्स मेजर करने के लिए यूज होता है। एंड दिस वाई दिस इज यूज्ड हियर, देखो यहाँ पर क्या किस काम में इसको यूज किया जाता है, टू डिटेक्ट दिस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, अगर बहुत ही कम करंट हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है, और उसका सिंबल इसी तरह से G और प्लस माइनस बोथ साइड में लिखा होता है। एंड सबको एक साथ अगर रिप्लेस किया जा सकता है वो इससे, इसको बोला जाता है मल्टीमीटर। तो इससे हम वोल्टामीटर के जगह में भी यूज कर सकते हैं, एमीटर की जगह में, गैल्वेनोमीटर की जगह में, इसको हर जगह में हम यूज कर सकते हैं। इवन हम इसमें से बहुत कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज जो कि हम इसमें से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। इलेक्ट्रिकल सर्किट हम ऑलरेडी जानते हैं इस तरह का होता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, जैसे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, की होता है, वायर होता है, कनेक्टिंग वायर होता है, एंड एक सेल होता है। तो मिनिमम एक बल्ब, एक की एंड कनेक्टिंग वायर्स एंड ये सेल कनेक्टेड रहता है, तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स ये तो इसमें कंपोनेंट लगा के दिया गया है, अगर हम उसको सिंबल्स के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का ये सेल हो गया, ये बल्ब हो गया, और एमीटर अगर जोड़ दें करंट मेजर करने के लिए तो ये हो गया। और यहाँ पर प्लग की जो स्विच हम कह रहे हैं, यहाँ पर दूसरे टाइप का स्विच है और यहाँ पर प्लग की है, सेम काम है दोनों का।
तो अब देखो सर्किट टू टाइप का होता है, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। पहला ओपन सर्किट मतलब स्विच बस अगर उसमें ओपन रहे, मतलब ऑफ रहे, स्विच ऑफ रहे, तब बल्ब ग्लो नहीं होगा और करंट भी उसके थ्रू फ्लो नहीं होगा। ओके, तो बेसिकली सेम वे में क्लोज सर्किट इसको कहेंगे जिसके थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा, आई मीन स्विच ऑन रहेगा, और आई मीन उसको क्लोज सर्किट कहेंगे। एंड ओके, तो ये है सर्किट का डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट का। ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कनेक्टेड बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और बैटरी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इस तरह का ये सारे कंपोनेंट जो कि की बल्ब और वायर एंड जो कि कनेक्टेड रहेगा सेल के साथ हैं, तो टू टर्मिनल के सेल के टू टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाएगा। ओके, तो ये गया इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब ये झट से एग्जांपल जो है तुम लोग पॉज करके वीडियो इस एग्जांपल को कर लो हैं। ओके, किस तरह से होगा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये एग्जांपल है बट तुम लोगों को करना पड़ेगा खुद से कि एमीटर वोल्टामीटर एंड की लगाना है और उसमें 3 सेल्स होना चाहिए। ओके, और इसके लिए सुइटेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सिंपली हम थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर बल्ब है। तो इसमें तुमको एक्स्ट्रा एक वोल्टामीटर लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पर जो सेल एक है इसमें 3 लगाना है बस। अब देखो नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसी सर्किट के ऊपर डिपेंड करके जो ओहम्स लॉ, ओहम जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमन ओहम established a relations between I, V and R. I means current and V means potential difference and R means resistance. Okay. So यहाँ पर देख रहे हो एक सर्किट्स है, तो इस सर्किट्स में क्या क्या कंपोनेंट कैसे लगा हुआ देखो। यहाँ पर सेल या बैटरी बोला जाता है इसको, ये बैटरी है, यहाँ पर एमीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है। तो ये वोल्ट मीटर से और ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर या रेजिस्टर्स भी बोला जा सकता है और इसको लोड भी बोला जा सकता है, लोड या रेजिस्टर या कंडक्टर। यहाँ पर देखो एमीटर से जनरली करंट मेजर किया जाएगा, और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर जनरली पैरेलल लगता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस के पैरेलल लगवाया जाता है उसको वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ओके, ये रजिस्टर है। अब देखो ये की है, स्विच है, रियोस्टेट क्यों दिया हुआ है? रियोस्टेट इसीलिए दिया हुआ है कि इसके थ्रू जो करंट हम देंगे वो, रियोस्टेट मतलब तुम लोग जानते हो कि वही रेगुलेटर, रेगुलेटर को जैसे ही हम घुमाएंगे या कम ज़्यादा करेंगे तो उसके थ्रू जो करंट होता है वो कम या ज़्यादा जाने लगेगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। अब देखो ये कंडक्टर या रेजिस्टर्स क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर एक बैटरी दिया हुआ है, तो ये कंडक्टर या तो रेजिस्टर्स क्या है, तो रेजिस्टर्स या लोड या कंडक्टर बेसिकली हम इस तरह का चीज़ों को कहते हैं। ये रेजिस्टर्स ये भी हो सकता है, लाइट आई मीन बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है। इस तरह का जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो इस जगह पर जो है लगाया जा सकता है, तो इसको रेजिस्टर्स भी कहा जा सकता है, लोड भी कहा जा सकता है मैक्सिमम टाइम। ओके, तो इस सर्किट्स में जो करंट जा रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में हो रहा है उसके बीच में क्या रिलेशन है, और ये जो रेजिस्टर है इसका वैल्यू जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं उसके साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन ओहम्स लॉ फाइंड आउट किया है और उसको लॉ के थ्रू ओहम्स फाइंड आउट किया है और उसको लॉ के थ्रू बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है। देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सेम सर्किट्स इज हेयर गिवन, तो यहाँ पर देखो ये वोल्ट मीटर सेम वे में, तो हम इस रियोस्टेट्स के थ्रू आई मीन रेगुलेटर के थ्रू चेंज करेंगे रेजिस्टेंस को, और चेंज करते ही यहाँ पर देखेंगे कि करंट भी चेंज होगा, और इस करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पर वोल्ट मीटर के थ्रू रीडिंग भी चेंज होगा। अब देखो ओहम्स लॉ क्या कह रहा है कि इसके थ्रू जो करंट जाएगा और इसके थ्रू इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज हम मेजर करेंगे, तो current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। कंडक्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा।
और एक चीज है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बाहर का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रहना है, या इस रेजिस्टर का जो टेम्परेचर है या लोड का जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहना है, इसको ध्यान में रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर सारे वैल्यू भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए ओहम्स लॉ जो है स्टेट करता है इस तरह से, ओहम्स लॉ स्टेट एज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, सो इसका प्रूफ देखो इस तरह से होता है कि I प्रोपोर्शनल टू V हम व्हेन T इज कांस्टेंट। अब देखो I प्रोपोर्शनल टू V को हम रिवर्स कर सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I कर सकते हैं। अब देखो V प्रोपोर्शनल टू I अगर करें तो प्रोपोर्शनल साइन अगर हटा दें तो इक्वल साइन आ जाता है। तो इक्वल साइन आने के बाद वहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो कांस्टेंट बेसिकली यहाँ पर R लिया गया है, और इसी R को ही बोला जा रहा है हेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पर जो ये कंडक्टर या रेजिस्टर जो लगाया गया है इसका रेजिस्टेंस है R। ओके, तो ये गया ओहम्स लॉ। एंड अब देखो ये जो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं कि ये रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, तो पहले और एक चीज बता देते हैं कि इसमें V इजिकल्स टू आई आर, आर यहाँ पर कांस्टेंट, ये हमेशा ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है कि R कांस्टेंट हम लिए गए, मतलब इसमें लिया गया है। ओके, तो इसका मतलब ये पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए या रजिस्टर के लिए R हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे यहाँ पर बढ़ा कर या घटा कर कितना भी हम करंट बढ़ाएं या घटाएं, तो खाली ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट चेंज होगा, कभी भी रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा। और ये रेजिस्टेंस किसका है, ये कंडक्टर का, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स है, या रेजिस्टर जो भी हम यहाँ पर रखे हुए हैं तो उसका कनेक्ट किए हुए हैं उसका रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसी को ही फाइंड आउट किया है ओहम्स ने। ठीक है, अब ओहम्स में ओहम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात किया गया है, इस रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है उसको ओहम कहा जाता है। उस ओहम्स के लॉ के अनुसार उसके नेम के साथ ये करके कि ओहम्स दिया गया है, और जिसको ओमेगा साइन से ये डिनोट किया जाता है हमेशा। ओके, अब देखो ओहम्स लॉ से हम जो देख सकते हैं वो R इजिकल्स टू V बाई आई भी हो सकता है, और R हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा याद रखना है। मतलब फॉर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, माने पर्टिकुलर कंडक्टर, रजिस्टर या कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस जो R है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर देखो अगर V का वैल्यू हम 1 ले लें और I का वैल्यू 1 ले लें, तो ये टोटल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर V का वैल्यू 1 वोल्ट ले लें, I का वैल्यू 1 एम्पियर ले लें, तो R इजिकल्स टू कितना होगा, R इजिकल्स टू कितना होगा, 1 ओम होगा, ऑब्वियसली 1 ओम होगा। और ये 1 ओम होगा, तो यहाँ से हम जो है 1 ओम का डेफिनेशन भी बता सकते हैं, जिस तरह से हम पिछले वीडियो में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का हम डेफिनेशन बताए थे। यहाँ पर भी सेम वे में बताएंगे। देखो तो यहाँ पर 1 वोल्ट, तो यहाँ पर देखो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो इसमें से हम किस तरह से डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कर सकते हैं कि 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हिच अलाउज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस इट। तो कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस में अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहता है और उसके थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट जाता है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको 1 ओम कहेंगे। ओके, दिस वाज द यूनिट डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, या 1 ओम का ये डेफिनेशन है। अब हम वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ के लिए हम देखेंगे जनरली वही सर्किट्स फिर से हम जो है कनेक्ट करेंगे। ये जनरली लेबोरेटरी में किया जाता है।
तो लेबोरेटरी में इस तरह का कनेक्शन हम क्रिएट करेंगे और इस तरह का एक रियोस्टेट लेंगे और यहाँ पर हम जो है करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इसका जो लेंथ घटा बढ़ा के। ओके, तो यहाँ पर जो है हम करंट बढ़ाते हुए गए हैं और उसी के साथ साथ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द कंडक्टर, इसको भी हम यहाँ पर नोट डाउन करते हुए गए हैं, दोनों को ही नोट डाउन। मतलब ये अगर I1 करंट जा रहा है तब उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और I2 करंट जा रहा है मतलब करंट बढ़ा के I2 करंट जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सेम वे में इसी तरह से बहुत सारा वैल्यू हम यहाँ पर जो है नोट डाउन किए हैं रीडिंग्स, और इसी दोनों वैल्यू से लेकर जो है R=V/I जो कि ओहम्स लॉ से हमको मिला है वो हम डिटरमाइन किए हैं। तो हर बार हम ये देखेंगे R का जो वैल्यू आया वो V/I, मतलब हर V/I के लिए जो R का वैल्यू आया है वो हमेशा कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होता है एक्सपेरिमेंट में, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। एंड अब देखो वेरिफिकेशन के लिए वही फिर से जो डाटा हम लोग रीडिंग्स जो लिए हैं और नोट डाउन किए हैं उसी डाटा को यहाँ पर प्लॉट कर दिए, वाई एक्सिस की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए और करंट को एक्स एक्सिस की तरफ ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव यही करेंगे कि R=V/I जो रिलेशन है वो फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब R का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, यही हम दिखाएंगे। तो V/I यहाँ पर देखो V है ऊपर की तरफ और जो एक्स एक्सिस की तरफ जो है करंट I है। तो यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे V और I दोनों का जो ग्राफ ये दिख रहा है, इसका जो स्लोप होता है, ये इसका जो स्लोप होता है V/I वही बेसिकली क्या होगा, ये जो स्लोप है वो बेसिकली रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस R=V/I होता है ओहम्स लॉ से, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, सो R= इसका स्लोप है। यहाँ पर देखो ये जो स्लोप अभी ड्रॉ किया गया है, तो ये बेसिकली इस तरह से स्लोप डिटरमाइन किया जाता है, और स्लोप का मतलब ही क्या होता है, रेजिस्टेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस की तरफ होता है, नेक्स्ट अगर हम करंट वाई एक्सिस की तरफ ले लेते हैं, मतलब जस्ट इसको उल्टा कर दिए हैं, एक्स एक्सिस की तरफ हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह से ही हम मेजर करेंगे। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर I हो जाएगा और यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस V हो जाएगा। तो देखो स्लोप I/V, तो R का वैल्यू क्या होगा, 1/, स्लोप होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉब्लम में। तो ये था जो ओहम्स लॉ और ओहम्स लॉ के बारे में जो सारे चीज। अब जो है यहाँ पर प्रॉब्लम झट से तुम लोग जो है ये 3 प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है, पॉज करके ये प्रॉब्लम कॉपी कर लो और इसको खुद से करो। ओके, ओके, प्रॉब्लम थोड़ा सा दिखा देते हैं और थोड़ा टाइम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेजिस्टेंस। देखो उस समय हम रजिस्टर के बारे में बता रहे थे, एंड उस रजिस्टर का जो वैल्यू होता है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। मतलब सपोज एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में सपोज करंट जा रहा है, तो उस करंट को हमेशा अपोज करेगा, मतलब उसको जाने से रोकेगा, कौन है, यही है रेजिस्टेंस। तो कोई भी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट जा रहा है तो उस करंट को जाने के लिए रोकता है रेजिस्टेंस। तो वही है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ओके, अब देखो ये रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टर में। कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या क्या चीज, क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है। हम जो ओहम्स लॉ में बताए हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट किस किस कंडीशन में वो कांस्टेंट रहता है उस चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। देखो
लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, अगर कंडक्टर का लेंथ फिक्स है तो फिक्स है रेजिस्टेंस, बट लेंथ अगर बढ़ा दिया गया है तो तुरंत जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या चीज है, यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसका जो यहाँ पर देखो ये जो सिचुएशन है, आई मीन उसको अगर परपेंडिकुलरली काट किया जाए, जो सर्कुलर जो एरिया दिखेगा तुमको, उस सर्कुलर एरिया को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जा रहा है। क्रॉस सेक्शनली इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा, तो अब देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये जितना ज़्यादा होगा उतना आसानी से करंट फ्लो होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। जैसे देखो ये मोटा दिख रहा है, यहाँ पर थिकर है और ये थिनर है, तो थिनर होने की वजह से इसके थ्रू करंट जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें ज़्यादा है उसमें आसानी से करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस भी उसका कम होगा। तो और किस चीज़ के ऊपर, टेम्परेचर, कोई भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है करंट, सॉरी उसका रेजिस्टेंस। टेम्परेचर अगर बढ़ता जाए तो रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जो ओहम्स लॉ में जो कंडक्टर हम यूज किए हैं तो वो उस पार्टिकुलर मटेरियल होना चाहिए। अगर हम कॉपर लेकर यूज कर रहे हैं तो हमेशा वही कॉपर ही रहेगा, तभी वो लॉ वैलिड होगा। ओके, तो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कॉपर या सिल्वर या तुम एल्यूमिनियम लिए हो या कोई वुड लिए, कोई ग्लास लिए, कि कौन सा मटेरियल लिए हो, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। अब इसका जो डिपेंडिंग मतलब जो डिपेंडेंस है कि इस रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंस है, उस डिपेंडेंस से हम एक चीज़ का कंक्लूजन में आएंगे जो कि रेजिस्टिविटी हम निकालेंगे यहाँ से। डिपेंडेंस क्या क्या था, पहला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। देखो लेंथ ऑफ ए कंडक्टर अभी बताए थे कि लेंथ अगर ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो किस तरह से बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ किस तरह से बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हम बताए थे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो उसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस उसका कम होता है, इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। अब देखो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अगर हम मटेरियल हमेशा कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस उसका चेंज नहीं होगा। ओके, बस खाली इन दोनों के हिसाब से चेंज होगा। और टेम्परेचर भी अगर हम फिक्स रखें तो खाली इस दोनों चीज़ों से ही हमेशा मतलब इस दोनों चीज़ों के ऊपर ही हमेशा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर हम मटेरियल फिक्स ले लें और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो एल और ए जो है इन दोनों के ही ऊपर बस जो है आर डिपेंड करेगा। अब देखो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दे हमको ये मिलता है, एल ऊपर रहेगा और 1/a जो है मल्टीप्लाई उसके साथ होकर l/a हो जाता है, तो दोनों को कंबाइन करने से। अब देखो दोनों का अगर प्रोपोर्शनल साइन हटा दे तो यहाँ पर ऑब्वियसली इक्वल साइन होगा, और इक्वल देने की वजह से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, जिसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो कहते हैं। सो अब देखो कि ये हो गया एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो यहाँ पर r इजिकल्स टू रो इंटू l/a, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रो क्या है, यही जो रो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया गया है, इसी को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, इसी को ही रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन किस तरह से हम आएंगे, देखो आगे किस तरह से बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर लेंथ 1 मीटर ले लें और ये को अगर 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर अगर ए को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ को अगर 1 मीटर ले लें तो क्या होगा इसमें, r इजिकल्स टू रो। ओके, तो r इजिकल्स टू यहाँ पर रो हो गया, तो एल इजिकल्स टू 1 मीटर हो गया एंड ए इजिकल्स टू 1 मीटर स्क्वायर अगर ले लिए तो r इजिकल्स टू रो हो गया इस रिलेशनशिप से। देखो यहाँ पर तो नेक्स्ट ये जो एल इजिकल्स टू 1 मीटर एंड ए इजिकल्स टू 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, इस रिलेशनशिप से हमको r इजिकल्स टू p मिला है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या हो रहा है रेजिस्टिविटी का, ये जो है रो रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ सब्सटेंस having cross section area of 1 meter square is called its resistivity. The resistance
of 1 meter long piece of substance having 1 meter square of cross section area is called the resistance, is called the resistivity, जब उसका लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। अब देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें से यूनिट निकलेगा इस रिलेशन से ही, रिलेशनशिप से ही। तो इस रिलेशनशिप से कैसे निकलेगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी किस तरह से, देखो किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। देखो ये ओहम हो गया आर का और मीटर स्क्वायर हो गया ए का, एंड एल जो है लेंथ उसका एम हो गया। तो दोनों में से क्या मिला है, ओहम मीटर। तो यही है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओहम मीटर। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी। देखो मेनली रेजिस्टिविटी ही जो ऐसा चीज है जो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, और ये मटेरियल को पहचानने के लिए रेजिस्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वांटिटी है। ओके, रेजिस्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है मटेरियल को पहचानने के लिए। तो कैसे, किस तरह से ये क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है, देखो रेजिस्टेंस से हम मटेरियल को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना भी लॉन्ग लेंथ हो उसका भी रेजिस्टेंस मतलब हम मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब पूरे मटेरियल का कितना रेजिस्टेंस है बेसिकली। ओके, बट रेजिस्टिविटी फिक्स्ड, उसका लेंथ भी फिक्स कर दिया गया है और क्रॉस सेक्शन भी फिक्स कर दिया गया है। उसका जो रेजिस्टेंस होगा, आई मीन 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए एक जो है क्वांटिटी है जिसके थ्रू हर मटेरियल को अलग अलग से पहचान सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी हमेशा अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो उस अलग अलग मटेरियल के लिए जो अलग अलग होता है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो, सब्सटेंस हैविंग वेरी लो रेजिस्टिविटी, जिस सब्सटेंस का लो रेजिस्टिविटी होता है तो उसको कंडक्टर कहेंगे। मतलब लो रेजिस्टिविटी, तो उसको बहुत अगर लो रेजिस्टिविटी होता है तो उसको कंडक्टर कहेंगे। जैसे उसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, देखो सिल्वर का वैल्यू ये -10⁻⁸ में है, कॉपर का 10⁻⁸ में। तो 10⁻⁸ में जितना भी है लगभग, तो मतलब रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है तो वो बेसिकली कंडक्टर बोला जाता है, और यहाँ पर सारे उस कंडक्टर का नेम गिवन है। अब देखो, सब्सटेंस हैविंग मॉडरेट रेजिस्टिविटी, जो मीडियम रेजिस्टिविटी होता है तो उसको रेजिस्टर बोला जाता है। और जैसे कि रेजिस्टर्स का नाइक्रोम एंड कंस्टेंटाइन, मैंगानीन, ओके, कार्बन। तो नाइक्रोम हम जनरली यूज किए हैं, जनरली हम जानते हैं। यहाँ पर सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी, देखो तो उसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर। देखो कंडक्टर लो रेजिस्टिविटी एंड सब्सटेंस हैविंग मॉडरेट टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टर, एंड जिसका हाई रेजिस्टिविटी होता है उसको इंसुलेटर, मतलब उसके थ्रू करंट जनरली फ्लो नहीं होता है। जैसे कि ग्लास, डायमंड, हाई रेजिस्टिविटी मतलब 10⁻10, 10⁻14 मतलब बहुत हाई है। तो एबोनाइट, सल्फर, हार्ड रबर, तो इस तरह का ये चीज है। ये एग्जाम्पल है इंसुलेटर का। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको वीडियो को पॉज करो और ये प्रॉब्लम तुरंत अभी सॉल्व करो। ओके, तो ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर है इस रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। बस ये लास्ट ये है टॉपिक है सुपर कंडक्टर। देखो इतना टाइम तो हम कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टर क्या है, कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर बेसिकली क्या है। अब देखो सुपर कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जनरली जिसका लो रेजिस्टिविटी हो तो उसको सुपर कंडक्टर कहा जा रहा है, सॉरी उसको कंडक्टर कहा जा रहा है। बट सुपर कंडक्टर मतलब इसके नाम पे ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि सुपर मीन्स उसमें कुछ सुपर स्पेशल फेनोमेनन होगा। तो कोई कंडक्टर, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है, उसका रेजिस्टेंस ही 0 है, बट एट ए वेरी लो टेम्परेचर। तो बहुत लो टेम्परेचर में रेजिस्टेंस 0 होता है जिसका, उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं। और लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर, देखो यहाँ पर पहला सुपर कंडक्टर फाइंड आउट किया गया था। जनरली कंडक्टर का क्या होता है, जनरली कोई भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है
तो वो रेजिस्टेंस जो है हर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं रहता या उसका रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को अपोज करने का पावर जो है उसका नहीं रहता है, तो उसके थ्रू आराम से करंट पास हो जाएगा और वो बहुत कम एनर्जी, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहने की वजह से जो उसका एनर्जी लॉस होता है वो एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो जो कि कंडक्टर या जो हमारे बाकी रेजिस्टर्स में हो जाता है। तो अगर हम इस तरह का सुपर कंडक्टर हमको मिले कि जिसका रेजिस्टेंस ही ना हो, रेजिस्टेंस ही जीरो हो, तो उसके थ्रू करंट फ्लो हो जाएगा, हर एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह का मटेरियल पहले मिला है। ये देखो Nb3Ge एंड नियोबियम एंड जर्मेनियम का ये एलॉय मटेरियल है। इसको 23K में देखा गया है कि ये सुपर कंडक्टर एज ए बिहेव करता है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है बिलो 23K, और 23K का मतलब जनरली -250 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ लो कि -250 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है। -1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है, कश्मीर 5 डिग्री होता है, तो वहाँ पर जम जाता है इतने लोग। 0 डिग्री में जो है फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, तो -250 बहुत ही कम टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर में ये सुपर कंडक्टर होता है। तो इस तरह का डेवलपमेंट भी चलता रहा और रिसर्च भी चलता रहा। इसी वजह से उसके बाद 30K में एक एलॉय मिला। ये यहाँ पर जो एलॉय देख रहे हो ये कंपाउंड मटेरियल है जो कि 30K मतलब -243 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये दिखाया। नेक्स्ट जो है और भी 2 मटेरियल फाइंड आउट किया गया है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एलॉय मटेरियल। वो एक जो है पहला जो है 105K में दिखाता है, जो कि -168 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 125K में दूसरा वाला -148 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो माइनस अभी भी जो है इससे ज़्यादा टेम्परेचर में सुपर कंडक्टर का जो बिहेवियर है वो नहीं देखा गया है। मतलब जीरो रेजिस्टिविटी या जीरो रेजिस्टेंस नहीं देखा गया है इसके ऊपर टेम्परेचर में। तो इसका रिसर्च अभी भी चल रहा है। अगर 0 डिग्री या मतलब जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर में इस तरह का सुपर कंडक्टर मिल जाए तब तो बहुत एनर्जी हम बचा सकते हैं, क्योंकि पावर स्टेशन से जो वायर के थ्रू तुम्हारे घर पे या सबके घर पे जो करंट आता है उस वायर में भी कुछ रेजिस्टेंस होने के वजह से उसमें एनर्जी का लॉस होता है। तो वो एनर्जी का लॉस जनरली नहीं होगा अगर इस तरह का सुपर कंडक्टर आ जाए। अभी जो फिलहाल सुपर कंडक्टर